हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका आंसर हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर हम बताएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 5 नंबर से शुरू होता है और यहाँ पे देखिए क प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। यहाँ पे प्रश्न था कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन में आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो ये हो गया पहला का आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न ख नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। जो गुर्जर प्रतिहार थे ये भारत के नहीं थे, ये भारत के बाहर से आए थे 8वीं सदी के शुरू में और अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित कर लिए और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न ग। यहाँ पे देखिए ग नंबर प्रश्न है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं इसका। जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न घ। तो यहाँ पे देखिए घ नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत माता कविता में भारत का दीनहीन रूप का उल्लेख है। किस रूप का उल्लेख है? तो दीनहीन रूप का उल्लेख है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग नंबर प्रश्न देख लीजिए। काफी महत्वपूर्ण है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। भ्रिकुटी का अर्थ क्या होता है? तो भौं होता है। जब जनता की भौं टेढ़ी होगी तो क्या होगा। भौं टेढ़ी होने का मतलब यानी जनता जब गुस्सा हो जाएगी तब क्या होगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्रांति होती है और राज्य की सत्ता बदल जाती है। इसका आंसर क्या होगा कि जब जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होती है तब क्या होता है, क्रांति होता है और राज्य की सत्ता क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे च नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारी नींद कविता का संदेश संघर्षी जीवन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है। तो हमारी नींद कविता का संदेश संघर्षी जीवन है। तो ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ख नंबर प्रश्न देख लीजिए। काफी महत्वपूर्ण है कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय मां की स्थिति कैसी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय मां की स्थिति कैसी थी। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अस्पताल ले जाने के पूर्व की रात मां को नींद नहीं आई। अस्पताल ले जाने की जो एक दिन पहले की रात थी उस रात मां को नींद नहीं आई। उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया। जब मंगू को उसकी मां घर से लेकर बाहर निकलने लगी, अस्पताल ले जाने लगी, तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है और आंखों से सावन भादों शुरू हो गए, यानी वो रोने लगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न ज नंबर।
ज नंबर प्रश्न है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित बताया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रसित बताया। तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित बताया। ये क्या होता है? तो ये दिमागी बुखार होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे झ नंबर प्रश्न आप देखिए, देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देवनागरी में संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। तो यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे यह नंबर और अंतिम प्रश्न। यह नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी थी, स्पष्ट करें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसमें दिशा होती है और एक छाया की दिशा होती है। जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसमें एक दिशा होती है और एक छाया की दिशा होती है। लेकिन जब जापान पर अणु बम गिराया गया तो उससे निकलने वाली प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गई। इसमें लाखों आदमी वाष्प बनकर उड़ गया और उसकी छाया भी नहीं बन पाई। तो यही है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी थी। तो इसका आंसर यहां पे देखिए, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसमें दिशा होता है प्रकाश की और एक दिशा में छाया भी बनता है। लेकिन जब जापान पर अणु बम गिराया गया तो उससे जो प्रकाश निकला तो इसमें मनुष्य का छाया भी नहीं बना और मनुष्य वाष्प बनकर उड़ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।